अमेरिका से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खबर ऐसी है जिसे पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है और वो भी 26 जनवरी से एक दिन पहले। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। भारत के मुंबई में 2008 में एक आतंकी हमला हुआ था जिसे दुनिया में 26/11 के नाम से जाना जाता है। इसका एक आरोपी जिसका नाम तहव्वुर राणा है वो मौजूदा समय में लॉस एंजलिस की जेल में बंद है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारत प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दे दी है। 31 MQ-9A जो है एक ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन कहा जाता है। उसके हवाले से जो है वो डील्स हुई। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। मुंबई हमले को लेकर मुंबई हमले 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। $3 बिलियन के ये ड्रोन्स इंडिया को देगा, लेकिन अभी सुनने में आया है एक अजय शुक्ला साहब हैं, उम्मीद है इनको भी सजा मिलनी चाहिए। उस पर इनको भी सजा मिलनी चाहिए। सिद्धार्थ सर, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, हमने तो आपको देखा भी है कई बार दलीलें रखते हुए, और जब हम कोर्ट में चीज़ों। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें एक आतंकी था तहव्वुर राणा, जो कि अमेरिका में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था और अमेरिका ने उसे गिरफ्तार कर लिया था 2011 में। 2011 में गिरफ्तार करने के बाद वहीं पर उस पर केस चला, वहीं पर उस पर सारी कार्रवाई हुई। अब जब वो केस फाइनल हुआ तो उसमें ये डिसीजन निकला कि तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा, यानी कि ट्रंप के बनते ही, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप के बनते ही ये फाइनल हो गया कि जहाँ पर जितने भी ये टेररिस्ट छुपे हुए हैं इंडिया में या फिर अलग अलग जगह जहाँ भी इन्होंने ये कर्मकांड किए हुए हैं, गलत निर्दोष लोगों को मारा हुआ है, वहाँ पर अब सब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो भी छुपा हुआ है सबके खिलाफ। अब तहव्वुर राणा के लिए वहाँ के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि सीधे तौर पर उसने ऑर्डर ये दे दिया है कि इस बंदे को सीधा भारत पहुँचाया जाएगा, क्योंकि ये भारत का ही दोषी है। इसने भारत के ही लोगों को 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था उसमें बहुत निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं चीख कर ये कह रहा है कि सभी लोग मिले हुए हैं, अमेरिका भी मिला हुआ है, मोदी के साथ सब मिले हुए हैं। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तान के अंदर से निकल कर आ रही है, और पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की बातें कर रहा है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 13 नवंबर 2024 को राणा ने प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील डाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में यह कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा ISI और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद भी कर रहा था। लगातार उसको लोकेशंस वो बता रहा था, क्योंकि मुंबई में वो रहा भी है, और ऐसे में एक लोकेशन था वो राणा को यहाँ पर बहुत अच्छे से मालूम थी। और ऐसे में जो मास्टरमाइंड था हेडली, उसको लगातार इसकी ओर से सहयोग भी यहाँ पर दिया जा रहा था। तो देखिए FBI की ओर से उसको गिरफ्तार किया गया, अमेरिकी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और अब ये बहुत बड़ी खबर होगी भारत के लिए, क्योंकि प्रत्यर्पण को मंजूरी यहाँ पर दी जा चुकी है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अब आगे क्या होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर इसमें आदेश आया है अमेरिका की, और उसके बाद विस्तृत तरीके से भारतीय एजेंसियां इसमें इसको स्टडी करें। देखा करता था, लेकिन एक्स्ट्रेडिशन का केस कितना डिफरेंट होता है बाकी केसेस से, और इस हालत को जरा हमारे व्यूवर्स को समझाइए कि केवल ये लिख देना कि उसको वहां से प्रत्यर्पण करके लाया जा रहा है, इसके पीछे की कानूनी कार्रवाइयों, पेचीदगियों और अपनी दलीलों को कहीं बहुत वो काफी पीछे ले जाता है। कैसे एक्स्ट्रेडिशन को हासिल किया जाता है, जहां तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हासिल करने की बात है? देखिए, जो एक्स्ट्रेडिशन होती है पहले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती,
पहले ये नीचे वाली अदालत में जाती है, फिर कोर्ट ऑफ अपील में गई, फिर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में गई। अब हमें एक चीज समझनी चाहिए कि एक्सट्रेडिशन, जब ये दो देशों के बीच एक अग्रीमेंट, एक ट्रीटी के बेसिस पे चलता है, और उस ट्रीटी के तहत एक देश दूसरे देश को रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है कि जो भी आपके यहाँ अपराधी है हमारे देश का, उसको आप हमारे पास भेजें, क्योंकि हम केस करेंगे। जो रिक्वेस्टेड देश है, जैसे इसमें यूएसए, वो ये भी कह सकते थे कि देखिए हम नहीं भेजेंगे, हम इनको यहीं प्रोसिक्यूट करेंगे, ये भी हो सकता था। तो कई ऐसे पेचीदगियां होती हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो टेस्ट है उसमें हमें 3 चीजें दिखानी होती है, भारत को दिखानी थी कि पहले कि ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है, दूसरी की जो जुर्म इन्होंने किया था भारत में वो जुर्म यूएसए में भी है, और तीसरी चीज कि जो कागज, टेक्निकल कागज हैं, जो सारे उसमें कागजात देने होते हैं, उसकी टेक्निकलिटी मीट करनी होती है। उसके बाद ये मैटर वहां भारत सरकार यूएस सरकार को भेजिए, जैसे इसमें भेजती है, जैसे इसमें भेजा था। फिर यूएस सरकार उस पर फैसला, निर्णय लेती है कि इसको आगे चलाया जाए या ना चलाया जाए। उसको चलाने के लिए उस मैटर को, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को एक जज साहब के पास रखा जाता है। जज साहब के सामने फिर तहवर राना के वकील भी तर्क पेश करते हैं, यूएस अथॉरिटीज के वकील भी तर्क पेश करते हैं, और दलीलें दी जाती है, और उसके तहत पहले ट्रायल कोर्ट फैसला देता है कि एक्सट्रेडिशन की जाए कि नहीं की जाए। उस एक्सट्रेडिशन के बाद अपीलें होती हैं। आपने ये देख लिया कि ये फैसला यूएस सुप्रीम कोर्ट से, जो आप समझिएगा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम केस सुनवाई पे आते हैं, करीबन 80-100 केस साल के आते हैं, तो ये वहां तक पहुंचा। तो भारत के जो होम मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कितनी मेहनत की है, ये हमें उनको अप्रिसिएशन देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत करके आज हमें ये दिन दिखाया जब तहवर राना को हम भारत लाके उसकी प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। सर, तहव्वुर राणा कनाडा का सिटीजन बन गया था, कई सालों तक तो ये यूएस में रहा, उसके बाद उसने सिटीजनशिप वहां की ले ली। तो कनाडा का इसमें एतराज क्या नहीं आ सकता अब भी यूएस के कोर्ट में जाकर, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के अलाउ कर दिया है? नहीं, अब कनाडा वाले इतराज नहीं दे सकते। और बहुत सारे और लोग भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन साइड ये कह रही है कि जब तक पन्नू के केस के अंदर इंडियन साइड जो है वो मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट नहीं करती, हम इस केस को नहीं लेके चलेंगे। और आपको याद होगा इस हवाले से तार साहब, जो इंडियन ओरिजिन के कांग्रेसमैन हैं, उनको भी कांग्रेस में ब्रीफिंग दी गई थी और सुनने में आया कांग्रेस ने ही इसको रोक लिया है। हाउ डू यू सी दिस इज अ सीरियस डेवलपमेंट। अमूमन अमेरिका जो है वो इंडिया को नो नहीं करता, हर चीज के दरवाजे खोले हुए थे उन्होंने, लेकिन इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका लॉन्ग टर्म इन ड्रोन्स की सप्लाई को ये रोक सकता है, या कि ये एक टैक्टिक है? व्हाट इज योर रीडिंग? आप कांग्रेसमैन, आपके बहुत सारे कांग्रेसमैन आपके दोस्त भी हैं, आप उनसे मिलते भी हैं, आप कांग्रेस के सारे ऑपरेशन को समझते भी हैं, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? चीमा साहब, दर हकीकत ये पन्नू का जो केस है, ये खासकर मैं खास आई एम हियर सिंस लॉन्ग टाइम, और लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप भी है, मेरी तरबियत भी एज अ लीगल लॉ डिग्री भी मेरे पास है यहाँ से। लेकिन इट्स नॉट समथिंग एल्स इज बिहाइंड दिस ऑल ऑफ इट। ये इट्स नॉट अ बिग डील। पन्नू साहब की सिचुएशन, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पन्नू साहब का खालिस्तान, ये सारे इसके साथ रिलेशनशिप क्या है। पन्नू साहब एक इमिग्रेशन लॉयर है, उनके पास 2 नेशनैलिटियां हैं, अमेरिका और कनाडा की। और दूसरा, ये जलसे निकालना खालिस्तान के लिए, ये उनके कारोबार का हिस्सा था, उनकी दुकान का हिस्सा था ये। क्योंकि उनके ज्यादातर जो केसेस थे सिखों के, वो करते थे एज ए पॉलिटिकल असाइली, तो वो उनको ये सूट करता था सारा। जिस तरह कहते हैं ना कि इट वाज अ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ हिज लॉ फर्म, दैट्स एग्जैक्टली यू कैन से दैट। सो ये एक इतना बड़ा इशू इम्पॉसिबल है कि अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को के ऊपर क्रैक इस वजह से आया हो। इट इज इम्पॉसिबल। मेरा ज़हन ये नहीं मान सकता बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे रिलेशनशिप बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते। और दूसरा, इस वक्त भारत की जो मेरी नजर में, मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी 1-2 दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना,
भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की, इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे, ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है, इनको कंसर्न नहीं होगा, इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे, ये नहीं चाहते चाह बहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं इस पे थोड़ा सा बताऊंगा ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। आपने बताया कि स्काई गार्डियन, स्काई सी गार्डियन और सी गार्डियन जो ड्रोन थे $3 बिलियन के, उसके साथ एक शिपमेंट मौजूद थी 8 बोइंग तैयारों की, P-81 तैयारों की। अगर उनकी शिपमेंट सप्लीमेंट्री रोकनी थी तो फिर 45 एकड़ का वहां कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत थी भाई? बेंगलुरु में इन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले मोदी साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। दूसरा, ये सबसे बड़ी निशानी है इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन की, इनकी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फ्रस्ट्रेशन की निशानी नजर आ रही सारी। इस वक्त बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी कोई ग्रिप मौजूद नहीं है इस मुल्क के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, बिल्कुल किसी किस्म की भी। आपको पता होना चाहिए कि 4 केसेस में फ्यूचर प्रेसिडेंट, जो मैं कह सकता हूं फ्यूचर प्रेसिडेंट अगर फेयर इलेक्शन हुए, उसके ऊपर 91 केसेस हैं। इतने अल कपोन के ऊपर केसेस नहीं थे जितने उसके पीछे हैं। इस वक्त टोटल फोकस पूरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का और FBI का सिर्फ एक ही टास्क है कि हाउ टू ब्रिंग डोनाल्ड ट्रंप डाउन। दूसरा, उसके बाद कांग्रेस जो है वो क्या, जो रिपब्लिकन है वो डिवाइडेड है, वो कहते हैं हमने हंटर बाइडेन के केसेस कराने चलाने हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हालत ये है कि बाइडेन, सारी दुनिया, सारे अमेरिका को पता है कि ही इज नॉट एबल टू रन फॉर इलेक्शन, लेकिन ये कि वो दूसरा असली जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है वो सामने नहीं लाया जा रहा। तो टोटल कंट्री एक केयास है। और आज इसके ऊपर एक और बॉम्बशेल भी चला है, मैं वो भी बताना चाहूंगा। आज JP मॉर्गन का एक हेड है जिनका नाम है जेमी डायमंड, उन्होंने आज एक नई खबर छोड़ी है कि अमेरिका इज ए टिकिंग बॉम्ब विद $34 ट्रिलियन डेट। $8 ट्रिलियन की जंगें इन्होंने लड़ी हैं पिछले 10 साल के अंदर। $8 ट्रिलियन की फेल जंगें। ये नहीं, एक होता है ना कि जंग आपने लड़ी हो और जंग आप जीते हो, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके अमेरिकन एसेट्स स्ट्रांग हो गए हो, तो ठीक है, फिर तो वर्थ है। 8 नाकाम जंगें इन्होंने लड़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसके अंदर इराक, लिबिया है, जिसके अंदर हर जंग है जो इन्होंने हारी है, यूक्रेन की जंग भी हारी है। और $8 ट्रिलियन मेजॉरिटी करप्शन में गया है। यहां के अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने उसको खुर्द बुर्द की है, उसको ऑफ शोर अपने बैंकों में जमा कराया है। मैंने अगले दिन ट्वीट की थी दुख के साथ, जिस करप्शन को मैं पाकिस्तान छोड़ के आया था, इट हैज फॉलोड मी हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 106 बिलियन मांग रहे हैं आज, ये किसके लिए? यूक्रेन की जंग के लिए और गाजा की जंग के लिए। और मैं गारंटी, मैंने इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि इस वक्त प्लेयर हैं कौन? ऑस्टिन लॉयड जो कि ओबामा के अपॉइंटेड हैं, वो रैथियन से आए हैं। रैथियन इज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है। दूसरे भाईजान जो टोनी बिल्कन साहब हैं, वो बोइंग के बोर्ड पर थे। ये सारे का सारा एक ड्रामा जो था, मैं यहां पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे वालिद साहब जो कि 1958 के लॉ ग्रेजुएट थे, उन्होंने एक दिन मुझसे आज से 35 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम गलती कर रहे हो अमेरिका में रहने की, क्योंकि यहां भी इंसान वही कुछ कर रहा है, सिर्फ सूट और टाई में कर रहा है। आज मुझे 35 साल बाद ये नजर आ रहा है कि वाकई ही ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जहां भी उसको करप्शन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वारदात डालेगा। इस वक्त वो जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम था अमेरिका का, जिसकी वजह से ये अब सुपर पावर बना था,
वो टूट चुका है इस वक्त चेक एंड बैलेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। कांग्रेस हैज बिकम अ नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूट, हर अमेरिकन को पता है। सिर्फ 11% अमेरिकन हैव लेफ्ट फेथ इन कांग्रेस। तो उस कांग्रेस ने भारत को चैलेंज किया है, उसका क्या असर होगा? कुछ असर नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेंथ है भारत की, वो भारत का पढ़ा लिखा अमीर, जो मैं कहूंगा बल्कि खासकर टेक्नोक्रेट